नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी है, जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड। जी। और हम उनकी पहली निवेशक कॉल पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, ये वो कंपनी है जो हाल ही में शेयर बाजार में आई और आते ही कह सकते हैं निवेशकों को एक झटका दे दिया। बिल्कुल, पहली ही तिमाही में कंपनी ने 2.6 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। और मजे की बात यह है कि इस घाटे की खबर के साथ साथ मैनेजमेंट का जो नजरिया था वो बेहद मजबूत और भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ था। और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। एक तरफ घाटे के गहरे बादल और दूसरी तरफ भविष्य की सुनहरी उम्मीद। हाँ, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में आखिर चल क्या रहा है। सही कहा। ये सिर्फ नतीजों का विश्लेषण नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो कह सकते हैं रातों रात अपना चोला बदलने की कोशिश कर रही है। एक पुदीना मतलब मिंट और उससे जुड़ी चीजें बेचने वाली कंपनी अब हाईटेक केमिकल की दुनिया में उतर रही है। जी, तो सवाल यही है कि क्या ये एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है या फिर मुश्किलों से घिरा एक हताश जुआ। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले उस झटके की बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि लिस्टिंग के फौरन बाद ही कंपनी मुनाफे से सीधे घाटे में आ गई? असल में हुआ ये कि कंपनी पर एक साथ मतलब 3 तरफ से हमला हो गया। 3 तरफ से? हाँ, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा आप कह सकते हैं, जहां सब कुछ एक साथ गलत हो गया। अच्छा। तो पहली और शायद सबसे बड़ी चोट जो लगी वो अमेरिका से आई। अमेरिकी सरकार ने अचानक इनके प्रोडक्ट्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। 50%? अरे एक मिनट, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। मतलब आप अपना सारा सामान एक तय कीमत पर बेचने की तैयारी में हैं और अचानक आपका सबसे बड़ा खरीदार कहता है कि अब कीमत 1.5 गुना लगेगी। आपका तो पूरा बिजनेस मॉडल एक झटके में हिल जाता है। बिल्कुल। और यही हुआ। कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि इस टैरिफ के बाद विदेशी ग्राहकों ने नए ऑर्डर देने ही बंद कर दिए। अच्छा। उन्होंने कहा जो हमारे पास पहले से पड़ा है पहले उसे इस्तेमाल करेंगे, नया बाद में देखेंगे। इसका सीधा असर कंपनी के एक्सपोर्ट पर पड़ा। जो उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया है। जी। ठीक है, तो ये हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चोट। लेकिन आपने कहा कि 3 तरफ से हमला हुआ। दूसरी मुश्किल कहाँ से आई? दूसरी मुश्किल आई घर के अंदर से ही, भारत सरकार की तरफ से। हमारे यहीं से? जी। क्या हुआ? सरकार ने जीएसटी की दरों में एक बड़ा बदलाव कर दिया। पहले प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों तरह के मेंथॉल पर 12% जीएसटी लगता था। ठीक है। अब प्राकृतिक मेंथॉल पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया, लेकिन सिंथेटिक मेंथॉल पर इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ओह, तो ग्राहकों के लिए तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा। बिल्कुल। उन्हें अब सोचना पड़ रहा होगा कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सा मेंथॉल सही है, सस्ता कौन सा पड़ेगा और क्या हमें अपनी रेसिपी बदलनी पड़ेगी। आपने एकदम सही पकड़ा। ग्राहकों में भ्रम फैल गया। सब अपनी अपनी फैक्ट्री में बैठकर अपने प्रोडक्ट्स का मिश्रण, अपनी रेसिपी फिर से तैयार करने में लग गए। और जब ग्राहक ये सब कर रहा होता है तो वो खरीदारी रोक देता है। इस वजह से घरेलू बिक्री भी अस्थायी रूप से ठप हो गई। तो एक तरफ एक्सपोर्ट टैरिफ की वजह से रोका, दूसरी तरफ घरेलू बिक्री जीएसटी की वजह से। और तीसरी चुनौती सीधे उनके मुख्य धंधे से आई, यानी मिंट या पुदीने के बाजार से। अच्छा। हमें ये याद रखना होगा कि जेम एरोमेटिक्स का लगभग 70% राजस्व इसी मिंट के कारोबार से आता है। ये उनकी रीढ़ की हड्डी है। और उसी में दिक्कत आ गई। हाँ, हाल के दिनों में मिंट की कीमतें गिरी हैं, यानी उन्हें अपने उत्पाद के लिए कम पैसा मिल रहा है। और खर्चा? और दूसरी तरफ इसे बनाने में लगने वाले कच्चे माल की लागत बढ़ गई है। मतलब आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। ये तो दोहरी मार हो गई। बिल्कुल। इस दोहरी मार ने उनके मुनाफे को निचोड़ कर रख दिया। इस तिमाही में उनका ईबीटा मार्जिन सिर्फ 3.4% रह गया। 3.4%। ये तो लगभग ना के बराबर है। जी। इस स्तर पर तो कंपनी सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रही है, मुनाफा कमाने के लिए तो नहीं। ये तो एक इमरजेंसी वाली स्थिति लगती है। सही कहा। तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ, घरेलू टैक्स नीति और उनके अपने मुख्य बाजार की अस्थिरता, इन तीनों ने मिलकर कंपनी को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया। किसी भी नई लिस्ट हुई कंपनी के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तस्वीर साफ हो रही है कि कंपनी चारों तरफ से घिर गई थी। ऐसे में कोई भी मैनेजमेंट घबरा जाता, शायद खर्चों में कटौती की बात करता। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इन्होंने कुछ और ही किया। इनका जवाब क्या था? उनका जवाब था हमला। मुश्किलों का जवाब और बड़ी तैयारी से देना। उन्होंने एक विशाल नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा कर दिया। एक मिनट, नया प्लांट?
जब आपका मौजूदा बिजनेस ही संघर्ष कर रहा हो, जी। तब एक नया और बड़ा प्लांट लगाना, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। क्या मैनेजमेंट जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहा है? ये जोखिम तो है, लेकिन उनकी सोच ये है कि मौजूदा समस्याओं का इलाज भविष्य के एक बड़े बदलाव में छिपा है। और ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है। ये उनकी एक सहायक कंपनी क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स के तहत दहेज, गुजरात में बनाया गया है। ओके। और इसके आकार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस एक प्लांट से कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 5,346 मीट्रिक टन से बढ़कर 16,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो जाएगी। क्या 3 गुना से भी ज्यादा? ये तो जबरदस्त छलांग है। इसमें पैसा भी बहुत लगा होगा। हाँ, इस दहेज प्लांट में करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अच्छा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये प्लांट सिर्फ ज्यादा उत्पादन के लिए नहीं है। ये प्लांट कंपनी का पूरा चेहरा बदलने के लिए है। चेहरा बदलने के लिए मतलब ये उन्हें नए और ज्यादा मुनाफे वाले स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने की ताकत देगा। अच्छा, तो यही पर मुझे थोड़ा और समझना है। ये नया प्लांट इन मौजूदा समस्याओं यानी मिंट, टैरिफ और जीएसटी वाली परेशानियों से कैसे बचाएगा? इसमें ऐसा क्या खास बनेगा? यहीं पर उनकी असली रणनीति सामने आती है। इसे समझने के लिए एक बेकरी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक बेकरी है जो सिर्फ ब्रेड बेचती थी। बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से उसका मुनाफा कम ज्यादा होता रहता था। ठीक है, जैसे जेएम एरोमेटिक्स मिंट के बाजार पर निर्भर है। बिल्कुल। अब उस बेकरी वाले ने 2 काम किए। पहला, उसने किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी उसने ब्रेड के लिए जरूरी गेहूं बाहर से खरीदने की बजाय खुद का खेत खरीदकर गेहूं उगाना शुरू कर दिया। इससे उसकी लागत कम हुई और सप्लाई पर नियंत्रण भी बढ़ा। समझ गया। और दूसरा काम? दूसरा काम उसने किया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसने अपनी ही बनाई हुई ब्रेड से सैंडविच और गार्लिक ब्रेड जैसे महंगे आइटम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। वाह, मतलब हर ब्रेड पर ज्यादा मुनाफा। एग्जैक्टली। जेम एरोमेटिक्स केमिकल्स के साथ ठीक यही काम कर रही है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आप बताइए कि केमिकल्स की दुनिया में वे ये कैसे कर रहे हैं? उनका गेहूं और सैंडविच क्या है? उनका गेहूं है फिनॉल केमिस्ट्री। ये है उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फिनॉल केमिस्ट्री? जी। पहले वे सिंथेटिक एनेथोल नाम का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एनेसोल नाम का कच्चा माल बाहर से खरीदते थे। ओके। अब इस नए प्लांट में वो ये एनेसोल खुद बनाएंगे। इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि एनेसोल बनाने की प्रक्रिया उन्हें कई और कीमती केमिकल बनाने का रास्ता भी खोल देगी। अच्छा, मतलब एक तीर से कई निशाने। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई लागत कम करने की बात। अब उनके सैंडविच यानी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बताइए। वो है कूलिंग एजेंट्स। कूलिंग एजेंट्स? जैसा हमने बात की, कंपनी पहले से मेंथॉल बनाती है। अब वे उसी मेंथॉल का इस्तेमाल करके एक ज्यादा आधुनिक और कीमती उत्पाद बनाएंगे जिसे कूलिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, ये वो चीज है जो टॉफी, च्युइंग गम में ठंडक का एहसास देती है। जी, या फिर दर्द मिटाने वाले बाम और स्प्रे में इस्तेमाल होती है। समझ गया। तो वे कह रहे हैं कि हम जो मेंथॉल बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन असली पैसा उसी मेंथॉल को एक कदम आगे ले जाकर कूलिंग एजेंट बनाने में है। एकदम सही। और वो इसे छोटे मोटे पैमाने पे नहीं कर रहे। वे भारत में कूलिंग एजेंट्स की सबसे बड़ी यूनिट लगा रहे हैं। सबसे बड़ी? हाँ, जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से भी ज्यादा होगी। उनका लक्ष्य कन्फेक्शनरी और दर्द निवारक उत्पादों के उस बाजार पर कब्जा करना है। ठीक है, तो रणनीति तो मजबूत लग रही है। एक तरफ कच्चा माल खुद बनाओ, दूसरी तरफ तैयार माल को और बेहतर बनाकर ज्यादा कीमत पर बेचो। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये सब मिंट मार्केट की गिरावट की भरपाई करने के लिए काफी है? और क्या उनके पास इस बड़े निवेश को संभालने के लिए वित्तीय ताकत है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब कंपनी की हाल की लिस्टिंग यानी आईपीओ में छिपा है। अच्छा, आईपीओ के पैसे से? जी, आईपीओ से जो पैसा आया उसका इस्तेमाल सिर्फ प्लांट बनाने के लिए नहीं हुआ। कंपनी ने उस पैसे से 140 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके ऊपर कर्ज का बोझ काफी कम हो गया है। काफी ज्यादा कम हो गया है। उनका नेट डेट टू इक्विटी अनुपात, जो कर्ज का एक अहम सूचक है, 0.88 से घटकर सिर्फ 0.3 रह गया है। 0.3? ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी वित्तीय सेहत का संकेत है। बहुत अच्छा। कर्ज कम होने का मतलब है कि उन पर ब्याज का बोझ कम है और उनके पास भविष्य में विस्तार करने की आजादी है। और ये सब दिखाता है कि मैनेजमेंट ने बहुत सोच समझकर कदम उठाए हैं। लेकिन क्या वे सिर्फ इस नए प्लांट के भरोसे बैठे हैं? नहीं, जिसके नतीजे आने में तो समय लगेगा।
मौजूदा हालात से निपटने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, वे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। कॉल में उन्होंने एक और दिलचस्प बात बताई। क्या? मौजूदा राजस्व की कमी को देखते हुए वे कुछ नए उत्पादों की लॉन्चिंग को तेजी से आगे ला रहे हैं। अच्छा। जिन उत्पादों को वे पहले 2027-28 में बाजार में उतारने की सोच रहे थे, उन्हें अब अगले वित्तीय वर्ष में ही लाने की तैयारी है। वाह, मतलब वो इंतजार नहीं कर रहे, वे हालात के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। जी, यह उनकी फुर्ती और रणनीति में लचीलेपन को दिखाता है। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, लेकिन उसका जवाब डरकर या पीछे हटकर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दूर की सोच वाले और रणनीतिक निवेश से दे रही है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म दर्द लॉन्ग टर्म फायदे का एक क्लासिक मामला लग रहा है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। यह सिर्फ एक खराब तिमाही की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक काया पलट की। मिंट पर अपनी भारी निर्भरता से हटकर एक विविध स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी बनने की राह पर है। मतलब एक कमोडिटी प्लेयर से वैल्यू एडेड स्पेशलिटी प्लेयर बनने की कोशिश, सटीक। जो बाजार के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित हो। बिल्कुल, एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी तकनीक हो, अपने खास उत्पाद हो और बाजार में अपनी एक अलग पहचान हो। वे खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अंत में इस पूरी चर्चा से क्या बड़ा सवाल या विचार निकलता है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल अब रणनीति का नहीं, बल्कि उसे अमल में लाने का है। मतलब एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन। कागज पर यह योजना बहुत मजबूत और शानदार दिखती है, लेकिन असली परीक्षा अगले कुछ तिमाहियों में इसे कर दिखाने की होगी। सही बात है। कंपनी का भविष्य अब इस बात पे टिका है कि वे अपने इस विशाल नए प्लांट को कितनी जल्दी और कितनी कुशलता से चालू करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। इसलिए आगे देखने वाली बात ये नहीं है कि मिंट का बाजार कब सुधरेगा। अच्छा। वो तो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा वो अपनी जगह है। असली कहानी ये है कि क्या जेम एरोमेटिक्स वाकई फिनॉल और कूलिंग एजेंट्स की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बन पाएगी? क्या वे इस बड़े दाव को एक बड़ी जीत में बदल पाएंगे? जी, असली खेल अब शुरू हुआ है।